पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुधवार और बृहस्पतिवार यानी वेडनेसडे और थर्सडे को पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स आते हैं टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज। तो इसी क्रम में आज बुधवार है यानी वेडनेसडे है, तो आज पॉलिटिकल साइंस कई वीडियो लेक्चर आएंगे टॉपिक वाइज, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स का। और इसके अंतर्गत हम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों यानी कि जिसे हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से, एकदम सरल भाषा में। कार्ल मार्क्स के समस्त विचारों को यानी मार्क्सवाद को हम बिल्कुल सरल भाषा में जानेंगे, पूरे विवरण के साथ बिल्कुल सरल शब्दों में हम जानेंगे। तो वीडियो लेक्चर को आप लोग बीच में स्किप मत करिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपके मार्क्सवाद से संबंधित संपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्क्सवाद को एक ही वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज इसका ये पहला पार्ट है। अब हम सबसे पहले चर्चा कर लेंगे कि मार्क्सवाद के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे या मार्क्सवाद के अंतर्गत किन किन विचारों का अध्ययन हमें करना है, जिससे कि कार्ल मार्क्स से रिलेटेड पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही दे सकें। तो मार्क्सवाद क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्क्सवाद क्या है। यानी ये जो तीनों वीडियो लेक्चर आएंगे, तीनों पार्ट्स आएंगे, उसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे या क्या हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो मार्क्स के विचारों के का सार क्या है, इसका हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्क्सवाद है क्या, क्योंकि मार्क्सवाद का हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मार्क्सवाद होता क्या या मार्क्सवाद है क्या। फिर हम चर्चा करेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद के अंतर्गत के मध्य क्या अंतर है। फिर हम मार्क्सवाद की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की चर्चा करेंगे। उसके उपरांत हम इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या की चर्चा करेंगे। और उसके बाद वर्ग संघर्ष का कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। उसके उपरांत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व जो स्थापित किया था कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों द्वारा, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद मार्क्सवाद और साम्यवाद की आलोचना पर भी हम टिप्पणी करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मार्क्सवाद और साम्यवाद की समीक्षात्मक परीक्षण करिए। तो इसके अंतर्गत हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मार्क्सवाद और साम्यवाद की आलोचना के पॉइंट के हिसाब से भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। फिर सबसे लास्ट में है कार्ल मार्क्स के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता की चर्चा हम करेंगे। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो वीडियो होगा वो 3 पार्ट में आएगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर का कार्ल मार्क्सवाद का ये पहला पार्ट है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, तभी आपका कार्ल मार्क्स से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इससे संबंधित जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके यूपीपीएससी ऑप्शनल मेन सब्जेक्ट के रूप में आपने अगर इसे चूज किया है, तो इससे मार्क्सवाद से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा ये जो वीडियो लेक्चर है जो 3 पार्ट्स में आएगा, वो आपके इन प्रश्नों का समाधान करने में सहायक होगा, ये तीनों पार्ट्स। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मार्क्स का कहना है कि उसने हीगर के द्वंद्वात्मक दर्शन के सिर के बल उल्टा खड़ा पाया, उसने इसे पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया, समझाइए। तो एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा इसके अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मार्क्स की विचारधारा में विसंबंधन के आधार को स्पष्ट कीजिए तथा राज्य के उपकरणात्मक सिद्धांत का मूल्यांकन करिए। तीसरा क्वेश्चन है मार्क्स के क्रांति के सिद्धांत पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखे, क्या इस संदर्भ में क्या इस सिद्धांत की प्रासंगिकता हो सकती है। 21वीं सदी में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखिए। एक क्वेश्चन और है राजनीतिक जीवन के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का परीक्षण करिए। और फिर एक क्वेश्चन और है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों की विवेचना करिए, मार्क्सवाद से किस प्रकार से भिन्न है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने में मेरा मार्क्सवाद से रिलेटेड जो तीनों पार्ट्स है वीडियो लेक्चर का, वो इन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है। तो इन तीनों पार्ट्स को आप जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स का यानी मार्क्सवाद का पहला पार्ट, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम
कार्ल मार्क्स के संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन कर लेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो जीवन परिचय है उसका हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को त्रेवेस के एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए वॉन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित हुए। 1839 से 41 में उन्होंने दिमाक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 14 मार्च 1883 को मार्क्स के तूफानी जीवन की कहानी समाप्त हो गई। मार्क्स का प्राय सारा जीवन भयानक आर्थिक संकटों के बीच व्यतीत हुआ। इनके 6 संतानों में से मात्र 3 कन्याएं ही जीवित रहीं। तो ये था कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम मार्क्स की रचनाओं का भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नेट एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसके अंतर्गत मतलब किसी भी राजनीति विचारक की रचनाएं दे दी जाती हैं, उसे कालक्रम के हिसाब से बैठाना होता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो लेक्चर को पास करके मार्क्स की रचनाओं को। तो इनके सन के साथ मैं इनका विवरण आपको दे रही हूँ। तो मार्क्स की जो रचनाओं में पहली रचना है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जो कि 1844 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी रचना है द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि 1844 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी रचना है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चौथी रचना है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, जो कि 1848 में प्रकाशित हुई थी। पांचवी रचना है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी। छठी रचना है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, जो कि 1865 में प्रकाशित हुई थी। सातवीं रचना है द सिविल वार इन फ्रांस, 1871 में जो प्रकाशित हुई थी। और आठवीं रचना है द गोथा प्रोग्राम, जो कि 1875 में प्रकाशित हुई थी। तो ये थी कार्ल मार्क्स की रचनाएं। इन्हें आप वीडियो लेक्चर को पास करके नोट डाउन कर लीजिए इनके सन के साथ, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन अक्सर नेट एग्जाम में पूछता है कि रचनाओं को, संबंधित विचारक की रचनाओं को कालक्रम से बैठाइए। अब हम जान लेते हैं कि मार्क्सवाद क्या है, बिल्कुल सरल शब्दों में। तो डियर फ्रेंड्स, मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन इस रूप में है क्योंकि यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद वह सिद्धांत है जिसमें मानव समाज की समस्याओं को इतिहास की परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के संघर्ष प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। मार्क्सवाद कैसा सिद्धांत है? यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मानव समाज की समस्त समस्याओं को इतिहास की परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के संघर्ष प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह संघर्ष उत्पादन प्रणाली की त्रुटियों के कारण पैदा होता है। मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स हैं। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को संसार के सामने प्रस्तुत किया, उसे ही मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये है मार्क्सवाद का अर्थ। अब हम जान लेते हैं मार्क्सवाद और साम्यवाद में क्या आपसी संबंध है, क्या ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, साम्यवाद मार्क्सवाद का व्यावहारिक क्रियान्वयन है, जबकि मार्क्सवाद सिद्धांतों के सैद्धांतिक व्याख्या के बारे में है। साम्यवाद क्या है? वो मार्क्सवाद का व्यावहारिक क्रियान्वयन है। जो मार्क्स ने अपने सिद्धांत दिए थे, उनका जब व्यवहार के रूप में क्रियान्वयन किया जाता है तो उसे ही साम्यवाद कहते हैं। और मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद तो सिद्धांत के रूप में स्थापित है। दूसरा जो इसके अंतर्गत तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मार्क्सवाद वह सिद्धांत या ढांचा है जिस पर साम्यवाद की राजनीतिक व आर्थिक विचारधारा के लिए नींव बनाई गई। मार्क्सवादी वह आधार है जिसके ऊपर साम्यवाद की राजनीतिक व आर्थिक विचारधारा आधारित है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साम्यवाद का उद्देश्य समानता के साथ मान्यता प्राप्त होने की स्थिति में है। साम्यवाद का एकमात्र उद्देश्य है समानता का सिद्धांत, जबकि मार्क्सवाद का उद्देश्य उस ढांचे या सैद्धांतिक दृष्टिकोण से है जिसके द्वारा इस तरह के राज्य का विकास किया जा सकता है।
साम्यवाद का एकमात्र उद्देश्य समानता की भावना को स्थापित करना है, जबकि मार्क्सवाद वह सिद्धांत या सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा इस तरह के राज्य का विकास किया जा सकता है। चौथा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि मार्क्सवाद राज्य के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के बारे में है, जिसमें समृद्ध व गरीबों के बीच कोई अंतर नहीं है। मार्क्सवाद क्या करता है? मार्क्सवाद उस संपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करता है जिसके अंतर्गत समृद्ध और गरीबों के बीच कोई अंतर नहीं है। और साम्यवाद एक अधिक संगठित तरीका है। इसके विपरीत साम्यवाद क्या है? एक अधिक संगठित तरीका है जिसमें एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था विकसित की गई है जिसके अंतर्गत सभी एक और एक ही होते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि मार्क्सवादी विचारधारा कम्युनिस्ट की तुलना में थोड़ा अलग है। मार्क्सवादी विचारधारा कम्युनिस्ट की तुलना में थोड़ा अलग है। एक मार्क्सवादी सामाजिक परिवर्तन लाने के बारे में अधिक केंद्रित है। एक साम्यवादी एक ऐसे समाज को बनाए रखने के बारे में बल देता है जहां हर व्यक्ति एक समान है। मार्क्सवादी क्या करता है? मार्क्सवादी यह चाहता है कि मार्क्सवादी का एकमात्र उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है, जबकि साम्यवादी एक ऐसे समाज को बनाए रखने में विशेष बल देता है जहां हर व्यक्ति एक समान है। अब हम जान लेते हैं समाजवाद और साम्यवाद के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, जो पहला महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि समाजवाद में सारे उत्पादन के साधन सरकार के हाथ में होते हैं और इसी के जरिए वो लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, जबकि दूसरी ओर साम्यवाद में सभी साधन लोगों के हाथों में होते हैं और वह सभी चीज़ों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है समाजवाद में धर्म को लेकर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो वहीं दूसरी ओर साम्यवादी सभ्यता में धर्म को अफीम के नशे के समान माना जाता है जो संपूर्ण समाज के लिए हानिकारक होता है और इसीलिए साम्यवादी समाज में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि समाजवाद को हम एक आर्थिक नीति के रूप में देख सकते हैं, जबकि साम्यवाद आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक नीति भी है। चौथा महत्वपूर्ण अंतर है हर तरह की लोकतांत्रिक सरकार समाजवाद के बहुत से लक्षणों को अपनी नीति के रूप में अपनाती है, तो वहीं साम्यवादी व्यवस्था वाली सरकार के अस्तित्व को ही एक सिरे से नकार देती है। जो समाजवाद है एक तरह की लोकतांत्रिक सरकार है और इसे अपनी लोकतांत्रिक सरकार को ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपनी नीति के रूप में अपनाती है, जबकि साम्यवादी व्यवस्था क्या करती है? सरकार के स्वरूप को ही या सरकार के अस्तित्व को ही सिरे से नकार देती है। अब हम देख लेते हैं कि मार्क्सवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं मार्क्सवाद की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद क्या है? पूंजीवाद के विरोध एक प्रतिक्रिया के रूप में स्थापित सिद्धांत है। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को आमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग के लिए समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बतलाता है। मार्क्सवाद क्या करता है? सामाजिक व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए तथा सर्वहारा वर्ग के लिए समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को अनिवार्यता बतलाता है। उसका मानना, मार्क्सवाद के अंतर्गत यह सिद्धांत है कि इस प्रकार की क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी जो कि वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन और शोषण विहीन राज्य की होगी। मार्क्सवाद जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों को प्रयोग करने की बात तक करता है। मार्क्सवाद क्या करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अगर हमें क्रांति के अंतर्गत हिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग करना पड़े तो इसमें वो कहीं तनिक भी हिचकिचाएगा नहीं। तीसरी जो विशेषता वह यह है, मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं। मार्क्सवाद क्या प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का विरोध करता है क्योंकि वह इसे पूंजीपतियों की व्यवस्था मानता है, की संस्था मानता है, जो उनके हित के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों यानी अमीरों के हित के लिए बनाई गई है और श्रमिकों के शोषण के लिए स्थापित की गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य पूंजीपतियों का हित साधन करना है और श्रमिकों का या गरीबों का शोषण करना है। जो चौथी विशेषता है वह यह है कि मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। साम्यवाद सिद्धांत क्या है आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैंने वीडियो लेक्चर के प्रारंभ में ही आपको बताया कि साम्यवाद किसे कहते हैं, साम्यवादी व्यवस्था किसे कहते हैं। तो मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। पांचवी विशेषता है कि मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर के दूसरे या तीसरे पार्ट में।
मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहता है। इसकी जो सबसे लास्ट विशेषता है वह यह है कि जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को मानव जाति के लिए अफीम के नशे के समान मानता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की। मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत दिया था उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपकी तरह अन्य ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियो लेक्चर पहुंच सकें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप लोग को मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो इन्हें अन्य स्टूडेंट के बीच भी शेयर जरूर से किया करिए। तो अब जान लेते हैं कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के बारे में। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत को मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया था, हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली से ग्रहण किया था। अतः मार्क्स के द्वंद्वात्मक को समझने के लिए सबसे पहले हीगल के विचारों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो डियर फ्रेंड्स, हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार क्या है, गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हीगल का मानना था कि संपूर्ण संसार गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हीगल के विचारों में इतिहास की घटनाओं का क्रम मात्र नहीं। हीगल का मानना था कि इतिहास जो है घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि यह विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? वाद, प्रतिवाद और संवाद। हीगल की मान्यता है कि विचार अपनी मूल अवस्था में वाद होता है और कुछ समय बीतने पर उस विचार का विरोध उत्पन्न होता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचार वाद से परिवर्तित होकर प्रतिवाद और इसके बाद परिणाम स्वरूप जिस एक नए विचार की उत्पत्ति होती है, यानी जो तीसरे नए विचार की उत्पत्ति होती है, उसे ही संवाद कहते हैं। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को ग्रहण तो किया, किंतु हीगल के विचारों को उसने अस्वीकार किया। जहां हीगल संसार को नियामक तथा विश्वात्मा मानता है तो वहीं मार्क्स भौतिक तत्व को स्वीकार करता है। हीगल का मानना था कि संपूर्ण संसार क्या है, एक विश्वात्मा का स्वरूप है, तो वही मार्क्स ने इसके अंतर्गत विश्वात्मा के स्वरूप को नकार दिया और भौतिकवादी तत्व को स्वीकार किया। मार्क्स का मानना है कि द्वंद्वात्मक का आधार विश्वात्मा न होकर पदार्थ ही है, जो कि संपूर्ण संसार का आधार है। पदार्थ विकासमान है और उसकी गति निरंतर विकास की ओर है। इस प्रकार से विकास द्वंद्वात्मक रीति से होता है। मार्क्स का मानना था कि जो द्वंद्ववाद का आधार है वो विश्वात्मा नहीं है बल्कि पदार्थ है, जो कि संपूर्ण संसार का आधार है। पदार्थ विकासमान है और उसकी गति निरंतर विकास की ओर है और इस प्रकार से विकास द्वंद्वात्मक रीति से होता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर ही विकास गतिमान रहता है। मार्क्स ये भी मानते थे कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर ही विकास गतिमान रहता है। मार्क्स के विचारों में पूंजीवाद वह वाद है जहां 2 वर्ग पूंजीपति व श्रमिक है। मार्क्स मानना था कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 2 वर्ग है। पहला वर्ग है पूंजीपति और दूसरा वर्ग है श्रमिक, जिसमें एक धनवान है और दूसरा निर्धन। इसमें से एक वर्ग क्या है? धनवान है, जिसमें से एक वर्ग धनवान है और दूसरा निर्धन। इन दोनों वर्गों के हितों में निरंतर संघर्ष होता रहता है। अंत में इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा, जो कि एक प्रकार से प्रतिवाद की अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी व नई स्थिति उत्पन्न होगी, जो कि साम्यवादी समाज की है। इस स्थिति में न तो वर्ग रहेंगे और इस प्रकार से वर्ग संघर्ष का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा और न राज्य आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा और इस प्रकार से यह तीसरी स्थिति संवाद की होगी। मार्क्स का मानना था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंतर्गत 2 वर्ग हैं। पहला वर्ग है पूंजीपति और दूसरा वर्ग है श्रमिक। इसमें से जो पूंजीपति वर्ग है वो धनवान है और जो श्रमिक वर्ग है वो निर्धन है और इन दोनों वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता है। जब ये संघर्ष अपने परिणाम की ओर अग्रसर होगा तो उसका परिणाम यह होगा कि इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा, जो कि प्रतिवाद की अवस्था है। वाद क्या है? वाद ये है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वाद क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें 2 वर्ग हैं। समझिए इस बात को जो मैं आपको बता रही हूँ। वाद है, वाद की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, वाद, प्रतिवाद और संवाद। ठीक है, ऐसे समझिए। वाद के अंतर्गत जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंतर्गत 2 वर्ग हैं। पहला है पूंजीपति वर्ग, दूसरा है श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग क्या है? धनी है और श्रमिक वर्ग क्या है? निर्धन है। तो इस प्रकार से इन दोनों वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता है
ये बाद की अवस्था है। तो जब इन दोनों वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता है, अंत में इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा, जो कि प्रतिवाद की अवस्था है। वाद के बाद प्रतिवाद आया, ठीक है। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी व नई स्थिति उत्पन्न होगी। जब वाद के बाद प्रतिवाद आएगा तो इन दोनों अवस्थाओं के से एक तीसरी नई स्थिति उत्पन्न होगी, जो कि साम्यवादी समाज की होगी। जब वाद हुआ उसके बाद प्रतिवाद हुआ, जिसके अंतर्गत श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हुआ, तो फिर इसके उपरांत एक नई तीसरी स्थिति उत्पन्न होगी, जो कि साम्यवादी समाज की होगी। इस स्थिति में जो साम्यवादी समाज की स्थिति जब उत्पन्न होगी, यानी जब साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, तो ऐसी स्थिति में ना तो वर्ग रहेंगे और इस प्रकार से वर्ग संघर्ष का भी अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्ग रहेंगे ही नहीं तो वर्ग संघर्ष की अवस्था स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से ये तीसरी स्थिति जो उत्पन्न होगी, जो कि साम्यवादी समाज की होगी, वह संवाद की स्थिति होगी। तो मार्क्स ने हेगल के विचारों को क्या सर के बल उल्टा पाया था और मार्क्स ने उसे क्या किया, पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया। तो ये जो मैंने आपको बताया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे देता है। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना भी की गई है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आउट नहीं करेंगे किसी भी सिद्धांत की, उसकी हम आलोचना यानी उसको क्रिटिसाइज किस तरह से किया गया उसका भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब समीक्षात्मक आपको उत्तर देने को कहता है कि समीक्षात्मक विवेचना करिए, तो आपको संबंधित सिद्धांत की आलोचना पर भी प्रकाश डालना होता है अपने आंसर में, ठीक है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना भी हम देख लेते हैं कि क्या की गई है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, किंतु इसमें इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का कहीं भी विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया गया है। विचारकों का कहना है कि मार्क्स का द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसमें उसने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। मार्क्स ने हेगल के अध्यात्मात् के स्थान पर हेगल ने क्या कहा था, संसार क्या है, संसार का आधार क्या है, विश्वात्मा है। तो उसका एक तरह से हेगल का दर्शन क्या था, अध्यात्मात् के पर आधारित था, परंतु मार्क्स ने हेगल के अध्यात्मात् को सिरे से नकार कर भौतिकवाद का समर्थन किया। मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष व क्रांति का होना अनिवार्य है, किंतु यह सत्य है कि समाज की प्रगति तीव्र गति से होती है। तो ये थी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। तो ये अध्ययन करेंगे मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, मार्क्स की विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम है। मार्क्स का मानना था कि इतिहास में जो सभी घटनाएं जो घटित होती हैं वो आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का परिणाम मात्र है। मार्क्स का मत है कि प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में सभी राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं कला रीति रिवाज तथा समस्त जीवन भौतिक अवस्थाओं व आर्थिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। मार्क्स यह कहता था कि प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में सभी जितनी भी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं हैं वो कला रीति रिवाज तथा जीवन की समस्त भौतिक अवस्थाओं से व आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। मार्क्स ने अपनी आर्थिक व्याख्या के आधार पर मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बतलाई हैं। तो इन अवस्थाओं के आधार पर यानी आर्थिक व्याख्या के आधार पर मार्क्स ने मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। यह 6 अवस्थाएं क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो अवस्था है मानवीय इतिहास की वो है आदिम साम्यवादी व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था है दासता की अवस्था। दूसरी अवस्था है सामंतवादी अवस्था। चौथी अवस्था है पूंजीवादी अवस्था। पांचवी अवस्था है श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। और जो छठी और लास्ट अवस्था है मानवीय इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर वह है राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की अवस्था। अब हम चर्चा कर लेते हैं मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की, कि मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसके अंतर्गत उसने क्या बखान किया है। तो डियर फ्रेंड्स, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जो कि इसका अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है।
मार्क्स ने कहा है कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का मानना था कि अब तक के संपूर्ण समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कुलीन और साधारण व्यक्ति, संपत्तिशाली और श्रमिक निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं। मार्क्स कहता था कि कुलीन और साधारण व्यक्ति और संपत्तिशाली और श्रमिक वर्ग निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं, उनमें अबाध गति से संघर्ष जारी है। मार्क्स ने इससे यह निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तथा इस प्रकार से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। अंत में मार्क्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक काल में यानी आने वाले समय में जो श्रमिक वर्ग हैं वो पूंजीवाद के विरुद्ध संगठित होकर ये विद्रोह कर देंगे और इस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो जाएगा। और अंत में परिणाम क्या होगा कि सर्वहारा वर्ग की यानी श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी और ऐसी अवस्था क्या होगी? साम्यवादी अवस्था। लेकिन कुछ आधारों पर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसके पक्ष को भी लिखते हैं और विपक्ष को भी लिखते हैं, उसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं और उसके किन आधारों पर आलोचना की गई है। क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन का आंसर समीक्षात्मक रूप से भी लिखना पड़ता है, तो हमें मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना या समीक्षा को भी लिखना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है। तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की किस आधार पर आलोचना की गई, इसका भी हम अध्ययन कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण गलत है कि सामाजिक जीवन का आधार संघर्ष है। विद्वान कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का यह मानना गलत है कि सामाजिक जीवन का आधार संघर्ष है। वास्तविकता तो यह है कि किसी भी सामाजिक जीवन का आधार मात्र और मात्र सहयोग की अवस्था है। उनका मानना था, जो अन्य विद्वान थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना की, उनका यह मानना था कि जो सामाजिक जीवन का आधार है उसका एकमात्र आधार क्या है? सहयोग की अवस्था है। मार्क्स ने घोषणा की है कि छोटे छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। मार्क्स ने क्या घोषणा की थी कि छोटे छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में पूंजीपति निरंतर विकासमान है। छोटे छोटे पूंजीपति और भी अधिक विकसित होकर बड़े पूंजीपति बन गए हैं और वे अभी भी विकासमान हैं। मार्क्स में समाज ने मात्र 2 वर्गों की ही बात की थी। इन विद्वानों का कहना था कि मार्क्स ने समाज में सिर्फ और सिर्फ 2 वर्गों की बात की, एक धनिक और दूसरा निम्न वर्ग, यानी एक धनी की बात की और दूसरे निर्धन की बात की, या एक पूंजीपति की बात की या एक श्रमिक की बात की। लेकिन इन दोनों वर्गों के बीच में उसने एक तीसरे वर्ग का लोप कर दिया। जो समाज में होता है, समाज में 3 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तो उसने मध्यम वर्ग का लोप कर दिया। तो इस आधार पर भी कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना अनेक विद्वानों द्वारा की गई है। अब हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, जिसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं, और जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत कार्ल मार्क्स का कहा जाता है, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चूँकि मेरा ये वीडियो लेक्चर मार्क्सवाद पे आधारित है, मार्क्सवाद के सिद्धांत, तो मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धांतों की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इसी क्रम में अब हम चर्चा करेंगे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। तो डियर फ्रेंड्स, मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना की है। मार्क्स की मान्यता है कि पूंजीपति श्रमिकों को उनका उचित पारिश्रमिक न देकर उनके श्रम का संपूर्ण लाभ स्वयं ले लेता है। मार्क्स क्या कहता था? मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या किसमें की है? अपनी पुस्तक दास कैपिटल में। नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की चर्चा किस पुस्तक में की है? तो वो पुस्तक थी दास कैपिटल। तो मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति जो होते हैं वो श्रमिकों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं देते हैं तथा इस प्रकार से वे उनके श्रम का संपूर्ण लाभ स्वयं रख लेते हैं। मार्क्स ने माना है कि किसी वस्तु का मूल्य सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इसमें मानवीय श्रम लगा होता है। मार्क्स ये कहता था कि किसी वस्तु का मूल्य इससे निर्धारित होता है क्योंकि उसमें मनुष्य का श्रम लगा होता है। दूसरे शब्दों में वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस श्रम से होता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस श्रम की मात्रा से होता है जो उस वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। मार्क्स कहता था कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य इससे निर्धारित होता है जो उस वस्तु के उत्पादन पर
पर खर्च श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है मार्क्स के शब्दों में? तो मार्क्स के शब्दों में किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य वह है जो उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए श्रम की मात्रा है। जिस वस्तु पर आगे कहते हैं मार्क्स कि जिस वस्तु पर जितना अधिक श्रम लगता है उस वस्तु का मूल्य उतना अधिक होता है, तथा जिस वस्तु के उत्पादन पर जितना कम श्रम खर्च होता है उस वस्तु का मूल्य उतना ही कम होता है। इस प्रकार से मार्क्स का विचार है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य वह मूल्य होता है जो उस पर व्यय किए गए श्रम के बराबर होता है। इस प्रकार से मार्क्स कहते हैं कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य वह होता है जो उस पर व्यय किए गए श्रम के बराबर होता है। किंतु जब वह वस्तु बाजार में बिकती है तो वह ऊंचा मूल्य पाती है। लेकिन अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं मार्क्स, लेकिन जब वह वस्तु बिकने के लिए मार्केट में आती है, बाजार में आती है, तो वह उससे भी ऊंचा मूल्य पाती है। यानी जो उस वस्तु के उत्पादन पर जो श्रम खर्च हुआ है तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है, लेकिन जब वो वस्तु बाजार में बिकती है तो वह उस वास्तविक मूल्य से अधिक ऊंचा मूल्य पाती है। इस प्रकार से वस्तु के बाजार मूल्य व वास्तविक मूल्य के अंतर को पूंजीपति स्वयं रख लेता है। अब देखिए क्या कर रहे हैं आगे मार्क्स ये कह रहे हैं कि जब वो वस्तु जो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है वो तो है ही, वो उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है वस्तु का वास्तविक मूल्य। लेकिन जब वह वस्तु बाजार में बिकने के लिए आती है, मार्केट में आती है, तो वह उसके वास्तविक मूल्य से अधिक ऊंचा मूल्य प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से वस्तु के बाजार मूल्य और उस पर खर्च किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को पूंजीपति स्वयं अपने पास रख लेता है। मार्क्स की दृष्टि में जो धन पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया वही धन अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। क्या, कौन सा मूल्य अतिरिक्त मूल्य कहलाता है? देखिए यहीं पे आप लोग कन्फ्यूज़न अपना क्लियर कर लीजिए। वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य की परिभाषा क्या है? वास्तविक मूल्य वह है जो किसी वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए श्रम की मात्रा है, वही उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है। वास्तविक मूल्य क्या है कि जो अगर किसी वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। वास्तविक मूल्य किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य कि उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है, जो श्रम उस वस्तु के उत्पादन पर लगाया गया। लेकिन अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? जब वो वस्तु बाजार में बिकने के लिए आती है तो वह वस्तु उस वस्तु का मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक हो जाता है। जब वो वस्तु बिकने के लिए मार्केट के अंदर आती है तो वह उस वास्तविक मूल्य से अधिक ऊंचे मूल्य पर बिकती है। तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य और वो जो बाजार मूल्य है, उन दोनों मूल्यों का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति अपने पास रख लेता है। तो इसी धन को कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। स्वयं मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य इन दो मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक पैदा करता है तथा जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। मार्क्स आगे कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक पैदा करता है तथा जिसे वह वास्तविकता में प्राप्त करता है। इस प्रकार से वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। देखिए स्पष्ट हो गया ना। इस प्रकार से वास्तविक मूल्य, वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? जो उसके उत्पादन पर खर्च किए गए श्रम की मात्रा है, वो उसका वास्तविक मूल्य है। और उसका विक्रय मूल्य क्या है? जब वो वस्तु बाजार में बिकने के लिए आती है तो वो अधिक ऊँचे वास्तविक मूल्य से अधिक ऊँचे दाम पर बिकती है। तो इस प्रकार से वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है, यानी वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। इस संबंध में मार्क्स ने लिखा है कि यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथ कर यानी टोल टैक्स के रूप में वसूल करता है। मार्क्स आगे कहते हैं कि यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथ कर यानी टोल टैक्स के रूप में वसूल करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर कार्ल मार्क्स का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत आज हमने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना, और इसके साथ ही हमने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में डिटेल में अध्ययन किया।